So actually what is cell death? जब सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, और हम सबको पता है कि सेल यूनिट ऑफ लाइफ या लाइफ का मतलब है कि एट सम पार्ट वो होगी और उसके बाद वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रोथ है और बर्थ है तो डेथ भी है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से बने हैं? सेल से। तो इसका मतलब सेल में भी डिवीजन है, रिप्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स है, यानी डिवीजन इज द रिप्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सेल फॉर्मेशन है, तो फिर सेल डेथ भी होगी। उस सेल का अगर लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा तो सेल डेथ ही होगी ना। समटाइम्स डेथ जो है सेल की ऐसी होती है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल, यानी सेल का लाइफ स्पैन पूरा हो गया है, अब उसकी सेल डेथ हो ताकि वो वहां से रिमूव हो जाए, वो वहां से रिमूव होगा तभी तो न्यू सेल फॉर्म होंगे, सही है। तो सेल डेथ इज another very important fact in a life of a cell, और सेल साइकिल में या सेल में सेल डेथ होना भी जरूरी है। लेकिन सेल डेथ नॉट ऑलवेज वो डेथ जो है वो रिक्वायर्ड डेथ होगी, यानी कि जरूरी ये कि हर दफा जब सेल की डेथ हो, sometimes the death may occur as a programmed death। प्रोग्राम डेथ का मतलब ही ये है कि उस वक्त जरूरत थी उस सेल डेथ की, सेल डेथ होना जरूरी थी, क्योंकि वो सेल या तो बहुत ओल्ड हो गए थे या वो डिस्ट्रक्टिव या ऐसे नहीं थे जिसके लिए वो मजीद सरवाइव करें, उनकी डेथ हो जाएगी तो वो स्पेस रिकवर हो जाएगी बाय द न्यू सेल, ठीक है। तो दिस इज दे आर रिक्वायर्ड टू डाई एंड दिस इज नोन एज अ प्रोग्राम डेथ, ठीक है। ये तो हो गई प्रोग्राम डेथ। दूसरी टाइप क्या होती है सेल डेथ की? एक्सीडेंटल डेथ, जिसे हम कहेंगे अनप्रोग्राम्ड डेथ, यानी अब सेल की कोई लाइफ स्पैन भी नहीं आई थी, सेल में सेल हेल्दी सेल था, सेल की कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि सेल डेथ हो, बट स्टिल सेल डेथ हो गई ड्यू टू एक्सीडेंटल कंडीशन। किसी भी एक्सीडेंटल कंडीशन की वजह से या किसी भी ऐसे रीजन की वजह से which reason is accidentally happened, वो हेल्दी सेल भी डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी सेल डेथ हो गई। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ जिसमें सेल का पता ही है कि अब इसको खत्म हो जाना है और ये खत्म होगा तो ही नया बनेगा, और अनप्रोग्राम सेल डेथ जिसमें सेल एक्सीडेंटली खत्म हो गया है, डेथ हो रही है, जबकि वो एक्सपेक्टेड टाइम नहीं था उसकी डेथ का। जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है उसको हम कहते हैं एपोटोसिस, ठीक है। प्रोग्राम सेल डेथ इज नोन एज एपोटोसिस और अनप्रोग्राम सेल डेथ इज नोन एज नेक्रोसिस। यहाँ पे एक टी साइलेंट है, दिस इज नोन एज एपोटोसिस, ठीक है। अच्छा, अब एपोटोसिस क्या है, कैसे प्रोग्राम सेल डेथ हुई? एक दफा डेथ हो गई सेल की तो फिर वो डाई सेल के साथ या डाइड सेल के साथ क्या हुआ, दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन एपोटोसिस। एपोटोसिस होता क्या है, कैसे सेल को फाइनली उसकी डेथ होती है और कैसे उसको जो भी डेड सेल है उसको किस तरह से रिमूव किया जाता है। तो होता ये है इन एपोटोसिस कि दिस विल बी इनिशिएटेड। इनिशिएटेड का मतलब है बाय जीन्स। ये जो एपोटोसिस है ये शुरू करवाया जाता है या शुरू होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जीन्स और बाय जीन्स, जीन्स की वजह से, ठीक है। एपोटोसिस किसकी वजह से शुरू होता है? जीन्स की वजह से शुरू होता है। जीन्स कहाँ होते हैं? जीन्स मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स में, जो डीएनए है उसमें जीन्स लोकेटेड हैं व्हिच आर बेसिकली कंसर्न फॉर द जेनेटिक कैरेक्टर्स। जितने भी पेरेंट्स से और उनके चिल्ड्रन में कैरेक्टर्स जा रहे हैं वो जीन ही कैरी करके जा रहे हैं, क्योंकि क्रोमोसोम ही सेल डिवीजन में एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में पहुंच रहे हैं और उन क्रोमोसोम में जीन्स हैं, तो यानी कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली डॉटर सेल्स में जा रहे हैं। यहाँ पे एपोटोसिस भी इनिशिएट होता है बाय जीन, जीन्स उसे स्टार्ट करवाता है। होता ये है कि बिकॉज इट्स अ प्रोग्राम सेल डेथ, अब जिस सेल का लाइफ स्पैन हो चुका है, जिस सेल की डेथ प्रोग्राम्ड है, उसे खत्म होना जरूरी है। उसके साथ होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो क्यों जरूरी है उसकी सेल डेथ होना, क्योंकि उस सेल के जितना भी
मटेरियल है, ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हैं इसके सारे मौजूद साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ये हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, यहाँ आ गए आपके गोल्जी बॉडीज, फिर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। आहिस्ता आहिस्ता जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हैं उनकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है कि वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज नोन एज डिग्रेडेशन, ठीक है। कैसे हो रहे होते हैं? पहले सेल मेम्ब्रेन, नहीं नॉट सेल मेम्ब्रेन, सॉरी नॉट सेल मेम्ब्रेन, ये जितना भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है आहिस्ता आहिस्ता अंदर अंदर टूटना शुरू हो गए। सी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया टूट गया, एंड गोल्जी बॉडीज टूट गए, और पूरे सेल में उनके टूटे हुए पीसेस फैलना शुरू हो जाते हैं। यानी सेल ऑलमोस्ट अंदर से तो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो चुका है। अब क्या होता है, जब सेल अंदर से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन पे छोटे छोटे इस तरह के स्वेलिन स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह से कुछ बॉडीज बन जाती हैं, और ये जितने भी टुकड़े हैं सेल के, टूटे हुए सेल के टुकड़े हैं, वो जाके इन बॉडीज में कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। इन बॉडीज को जिसमें ये टूटे हुए सेल के टुकड़े जमा हो रहे होते हैं, इन बॉडीज को हम कहते हैं एपोटोटिक बॉडीज, ठीक है। इन बॉडीज को या इस स्ट्रक्चर को हम एपोटोटिक बॉडीज कहते हैं, जिसके अंदर फाइनली इस वक्त क्या जमा होने शुरू हो गए, सेल के छोटे छोटे से पीसेस जमा होने शुरू हो गए। दिस इज नोन एज एपोटोटिक बॉडीज, सही है। अब क्या होगा, क्योंकि सेल अंदर से तो डिस्ट्रॉय हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता एपोटोटिक बॉडीज में वो सारी चीजें क्लीन होके पहुंच रही हैं, ग्रेजुअली क्या होगा कि सेल साइज में छोटा होने लगेगा, क्योंकि उसकी चीजें तो सारी निकल निकल के कहाँ जा रही है, एपोटोटिक बॉडीज में। और आहिस्ता आहिस्ता एपोटोटिक बॉडीज जो है वो बिगर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सेल का सारा डिग्रेडेटिव मटेरियल, सेल के टुकड़े उन एपोटोटिक बॉडीज में जाके जमा होना शुरू हो गए, सही। जब वो एपोटोटिक बॉडीज जरा बड़ी हो जाएंगी, इतनी बड़ी हो जाएंगी और उसमें मैक्सिमम मटेरियल फाइनली बढ़ जाएगा, तो अब वो डिटैच्ड हो जाएंगी फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से हट जाएंगी, निकल जाएंगी, ठीक है। सारा डिग्रेडेटिव मटेरियल वो टुकड़े लेके वो हट गए। जब वो यहाँ से हट गए, अब सेल भी छोटा सा है, एपोटोटिक बॉडीज भी है, लेकिन ये अभी तक सब कुछ बॉडी में मौजूद है। अब क्या बारी आती है, अब आती है बारी क्लीनिंग की। बॉडी में कोई भी अननेसेसरी अनवांटेड मटेरियल बहुत दिन तक नहीं रहना चाहिए, नहीं रहता, बल्कि नेचुरली ऐसा कुछ हो जाता है कि उसकी क्लीनिंग हो जाती है, उसकी प्रॉपर रिमूवल हो जाती है, एलिमिनेशन हो जाती है। तो इस वक्त ये एपोटोटिक बॉडीज एंड द स्मॉल पीसेस ऑफ सेल, अब ये बिल्कुल वो सेल खत्म हो गया, ये डेथ हो गई सेल की, सेल खत्म हो गया है, और जितने उसका मटेरियल था डेथ के बाद वो भी छोटे छोटे पीसेस में होके एपोटोटिक बॉडीज में आ गया। अब उसकी क्लीनिंग एपोटोटिक बॉडीज को भी हटाने के लिए यहाँ पे आएंगे कुछ सेल जिन्हें हम कहते हैं फेगोसाइट्स। क्या होते हैं फेगोसाइट? दे आर ऑल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम यही था ना कि फॉरेन मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल या स्मॉल पीसेस ऑफ सेल, उनको वो क्या कर लेते थे, इंगल्फ कर लेते थे बाय द प्रोसेस नोन एज फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, चलिए ये आ गया वो वर्ड जो वर्बल रिस्पॉन्स में पूछना था। क्या होता है फेगोसाइटोसिस? सेल ईटिंग, वेरी गुड। साइटोसिस एक ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस था जिसमें सेल या तो किसी सॉलिड मटेरियल को इंगल्फ करता है या लिक्विड को लेता है, ठीक है। जब वो सॉलिड मटेरियल को इंगल्फ करता है तो हम उसे फेगोसाइटोसिस कहते थे, और जब वो लिक्विड अंदर इंगल्फ करता था तो उसे हम पिनोसाइटोसिस कहते थे। तो यहाँ इस वक्त एपोटोटिक बॉडीज क्या है, सॉलिड मटेरियल है, और सेल पूरी एपोटोटिक बॉडीज को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर लेगा, इंगल्फ कर लेगा, यूं चली जाएंगी ये सेल के अंदर। एपोटोटिक बॉडीज सेल के अंदर जा रही है। कौन सा सेल है ये स्पेशली जिसमें फेगोसाइटोसिस हो रही है? व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज फेगोसाइट्स, इन्हें फेगोसाइट्स भी कहते हैं इसी वजह से क्योंकि फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं। एक और खास बात है डब्ल्यूबीसीज में,
सिर्फ इंगल्फिंग नहीं कर रहे, वो इंगल्फ नहीं कर रहे लार्ज एपोटोटिक बॉडीज को, बल्कि उनके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं लाइजोसोम्स। हाँ जी, ये लाइजोसोम्स क्या थे, इससे रिलेटेड क्या बात याद है आपको? लाइजोसोम्स क्या होते थे? ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, वेरी गुड। व्हाट एल्स? नहीं, लाइसोसोम से रिलेटेड एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, गोल्जी बॉडीज से जितने एंजाइम बन रहे थे वो वेसिकल में आ रहे थे, नोन एज द लाइसोसोम। कौन से एंजाइम थे लाइसोसोम्स में? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, विच इज आल्सो नोन एज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे WBCs में लाइसोसोम्स दूसरे सेल के लिहाज से थोड़े ज्यादा हैं, क्योंकि लाइसोसोम्स का काम है यहाँ पे। और लाइसोसोम्स की स्पेशलिटी क्या है? ये एपोटोटिक बॉडीज को डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट एपोटोटिक बॉडीज, क्यों डाइजेस्ट करेंगे एपोटोटिक बॉडीज को? क्योंकि दे कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, उनके अंदर मौजूद हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं फाइनली उन एपोटोटिक बॉडीज को डाइजेस्ट कर देंगे। यानी कि अभी उसकी क्लीनिंग जरूरी थी ना, वो अनवांटेड मटेरियल को भी रिमूव करना जरूरी था, तो वो रिमूव कर दिया वाइट ब्लड सेल ने। पहले तो उन्होंने इंगल्फ कर लिया, फिर इंगल्फ करने के बाद उसे डाइजेस्ट कर दिया, अब उनके भी ट्रेसेस खत्म हो गए बिल्कुल। अब बिल्कुल भी वो डेड सेल, एपोटोटिक बॉडीज, उनके स्मॉल पीसेस सब टोटली डाइजेस्ट होके खत्म हो गए। सही है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एपोटोसिस। इस प्रोसेस को हम एपोटोसिस कहते हैं, यानी सेल डेथ होने से लेकर उसकी फेगोसाइटोसिस यानी रिमूवल ऑफ द पीसेस ऑफ द सेल, और फिर फेगोसाइटोसिस के बाद भी उस सेल के जितने स्मॉल पीसेस हैं उनकी डाइजेशन तक, पूरा होल प्रोसेस इज नोन एज एपोटोसिस। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि वेयर द एपोटोसिस इज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, कहाँ होता है, कब होता है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनसाइड द ऑर्गन्स, इनर लेयर ऑफ ऑर्गन्स जो है वो सेल की बनी हुई होती है, ऑब्वियसली टिश्यू की बनी हुई है, मीन सेल। तो वो इनर लेयर्स जो हैं उनमें समटाइम्स प्रोग्राम सेल डेथ होती है, वो ओल्ड हो जाती है लाइनिंग, प्रोग्राम सेल डेथ होती है। जब वो लाइनिंग इस एपोटोसिस के प्रोसेस से रिमूव हो जाएगी तो सेल डिवीजन से वहां पे न्यू सेल फॉर्म होंगे और न्यू लाइनिंग फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, दिस इज एपोटोसिस। एक और एग्जांपल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर आप चिक की एग्जांपल लें, चिक क्या होता है? मुर्गी का बच्चा। ठीक है, चिक हो या कोई और बर्ड हो या इंसान भी, ह्यूमन बीइंग्स भी, when they are in embryonic stage, चिक की एग्जांपल इसके लिए ताकि मैं आपको ये एग्जांपल दूं कि वो एग के अंदर होता है, तो एग में जो उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती है, बिल्कुल बिगनिंग में चिक के जो वो होते हैं, क्या नाम है, लिम्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं। ठीक है, लेकिन चिक के लिम्स पूरा जब चिक बन जाता है तो ऐसे तो नहीं रहते ना, फिर कैसे हो जाते हैं वो? फिर ऐसे हो जाते हैं वो, ऐसे ही हो जाते हैं। इंसानों के साथ भी ऐसे होता है, जब ह्यूमन बीइंग का भी एम्ब्रियो फॉर्म होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, तो उसके भी जो लिम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं विदाउट द फिंगर्स। एंड ग्रेजुअली पूरी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती जाती है, डिफरेंट पार्ट्स की ग्रोथ हो रही है, ब्रेन की ग्रोथ हो रही है, उसके बॉडी ऑर्गन्स की ग्रोथ हो रही है, साथ साथ उनकी जो भी उनके लिम्स हैं उसमें फिंगर्स की भी ग्रोथ होती है, फिंगर्स बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं कि फिंगर्स में मिडिल में जितना भी पार्ट है, यहाँ पर जितने भी सेल होते हैं वो बाय एपोटोसिस उनकी डेथ हो जाती है। यानी ये पहले ऐसा होगा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इधर के जितने सेल्स हैं उनकी सेल डेथ हो गई बाय एपोटोसिस। जब सेल डेथ हो गई तो ये चीज ऐसी हो गई लाइक दिस। सही है, तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ये जो फिंगर फॉर्मेशन हो रही है या डिजिट्स फॉर्मेशन हो रही है, दिस इज बाय द प्रोसेस नोन एज एपोटोसिस, व्हिच इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। बात समझ आ रही है? सही है भाई खतीजा?
तो दिस इज नोन एज अ प्रोग्राम सेल डेथ, एपोटोसिस। और मेन इसका हमने पर्पस भी देख लिया कि अगर ओल्ड लाइनिंग के सेल रिमूव करने हैं तो वो बाय एपोटोसिस सेल डेथ डिस्ट्रॉय होके रिमूव हो जाते हैं। And a very useful thing is the formation of the fingers and the digits during the embryonic stages in all living organisms। जिनके limbs हैं उनके fingers and digits हैं वो इसी तरह फॉर्म होते हैं। सही है? क्या हुआ हमारा? कुछ पूछना है? महक? नो? ठीक है, ये हो गई आपकी एपोटोसिस। अब हम जा रहे हैं नहीं, वहां पे किस चीज के डिजिट्स बनेंगे? नहीं, नहीं होती। लाइसोसोम किसमें होता है? WBC का होते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एनिमल सेल में हुई। अच्छा वो ये पूछ लिया, यही तो कंफ्यूजन है जो हमारी लाइफ में रह जाती है ना। हम शर्माते शर्माते पूछते नहीं, जवाब बाकियों को पता होगा, कितने अजीब लगेंगे इस क्वेश्चन को पूछते हुए। बट प्लीज क्लियर द कॉन्सेप्ट। आज पूछ के बेवकूफ बन जाए इससे पहले बेहतर है कि आगे वो चीज आपको हमेशा कंफ्यूज रहे और फिर ये होगा फिर अब तो मतलब बिल्कुल ना आगे अभी नई की चीज कैसे पूछे, है ना। तो पूछ लिया करें, जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर किया करें, परेशान और फिक्रमंद और घबराए और शर्माया नहीं जाए। ओके जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल डेथ इज नोन एज अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ। अब अनप्रोग्राम्ड है यानी कोई प्रोग्राम नहीं बना और बेचारे की डेथ हो गई, तो कबर वबर का इंतजाम भी नहीं हुआ होता है ऐसी डेथ में। Unprogrammed cell death, which is known as necrosis, is basically एक एक्सीडेंटल डेथ है। अब एक्सीडेंटल डेथ की कंडीशंस क्या है, हम एक कंडीशन डिस्कस करेंगे, सारी कंडीशंस पे नहीं जाते, ठीक है। एक कंडीशन ये है कि द ब्लड इज सप्लाइंग टू ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और वो ब्लड जो हर ऑर्गन में जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचेगा ऑर्गन में तो उस ऑर्गन को एनर्जी नहीं पड़ा, इसका मतलब नहीं है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है पहुंचने के बाद ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस करे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, अच्छा अब क्या हो रहा है कि हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई हो रहा है। एग्जाम्पल ली है यहाँ पे हमने नेक्रोसिस पढ़ने की, हार्ट को भी ब्लड सप्लाई होता है। अब आप कहेंगे मिस हार्ट ही तो ब्लड सप्लाई कर रहा है, हार्ट ही तो है जिससे ब्लड जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अगर हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में जा रहा है तो हार्ट भी तो कंटिन्यूअस पंपिंग कर रहा है, ठीक है, कर रहा है ना कंटिन्यूअस पंपिंग। अगर हार्ट कंटिन्यूअस पंपिंग कर रहा है तो उसे भी तो एनर्जी की जरूरत है, उसके मसल्स को भी तो एनर्जी की जरूरत है। इट मींस हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है, उसके मसल्स में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। अग्री? अच्छा, अब हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होता है ऑर्गन्स में, आर्टरीज जाती है ना टू सप्लाई द ब्लड, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई किया जाता है जिस आर्टरी के थ्रू, उसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी नहीं बेटा, ये कोरोना नहीं है, वो दूसरी चीज है, ये कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। अच्छा, कोरोनरी आर्टरी इज द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। अब बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस आप लोगों ने ब्लॉकेज इन आर्टरी तो सुना होगा ना, ठीक है, हमें क्यों होती है। अभी सिर्फ आप ये सुन लीजिए कि अनफेवरेबल कंडीशंस यानी कुछ बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में फैट्स डिपॉजिट होने लगे, उसकी वजह से समटाइम्स हो जाती है ब्लॉकेज, इस कोरोनरी आर्टरी में होती है ब्लॉकेज। ब्लॉकेज का मतलब ये है कि अगर ये आर्टरी है तो इतनी जगह ऐसे कोई चीज की आ गई है कि अब रास्ता रुक गया है, दिस इज नोन एज ब्लॉकेज, ठीक है। PSL की वजह से कितनी रोड ब्लॉक होती थी, बिल्कुल ये आर्टरी में भी यही ब्लॉकेज है।
और ब्लॉकेज की वजह से अब ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है हार्ट को प्रॉपरली। ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा मतलब कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। इसका मतलब एक्चुअली सप्लाई नहीं हो रही हार्ट को, वही हार्ट को एनर्जी सप्लाई नहीं होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा हार्ट को। अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा तो हार्ट में जो ब्लड है उसमें क्या चीज ज्यादा होगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। अब हार्ट में जो ब्लड है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन उसके अंदर मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे बना लेती है कार्बोनिक एसिड, यानी वो हार्ट में बढ़ा देती है एसिडिटी, ठीक है। जब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन डिस्टर्ब होती है हार्ट में, सही प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो रही होती है, तब हार्ट में क्या शुरू हो जाता है? एसिड प्रोडक्शन। एसिड प्रोडक्शन किस वजह से हो रही है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बहुत ज्यादा उसमें जो है वो एसिडिटी बढ़ रही है, एसिड प्रोडक्शन हो रही है। इस एसिड प्रोडक्शन की वजह से फाइनली क्या होता है कि द लाइसोसोम्स, जो हार्ट के जो सेल्स हैं उनमें जो लाइसोसोम्स हैं, वो लाइसोसोम स्टार्ट रप्चर। इसमें ये न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर जो राइबोसोम्स थे जिनमें बहुत ही भरमार में डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे, एसिडिटी की वजह से वो रप्चर हो गए, फट गए, और जितने एंजाइम्स थे वो निकल के आ गए सेल में बाहर। अब वो क्या करेंगे? पहले तो वो बड़ा कोई नेकी का काम कर रहे थे, एपोटोटिक बॉडीज को डाइजेस्ट कर रहे थे, इस वक्त वो खुद ब खुद पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देंगे। डिस्ट्रॉय हो गया ना सेल, मतलब सेल तो अच्छा खासा था बेचारा, अनप्रोग्राम सेल डेथ हुई, उसकी तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी डेथ की, लेकिन कंडीशन ऐसी हो गई कि उसकी वजह से कोई सेल का ऑर्गेनल रप्चर हुआ और उस सेल के ऑर्गेनल की वजह से पूरा सेल ही क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। कैसे हुआ? अब इसमें सारी चीजें जो सेल की प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, इवन द सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया सेल मेम्ब्रेन, उसमें तो एपोटोटिक बॉडीज बनी थी, इसमें तो मेम्ब्रेन भी डीजेनरेट, टोटल मेम्ब्रेन भी डिसऑर्डर एज द एक्सीडेंटल डेथ, नेक्रोसिस। अब लेकिन ऐसे ही नहीं रह जाएगा ये। अब क्या होगा? जब सेल डेथ हो गई है तो अब आएगी हमारे क्या? सोल्जर्स क्लीनिंग करने, यानी वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल आएंगे और आके इनको इंगल्फ कर लेंगे, इन टुकड़ों को, पीसेस को इंगल्फ कर लेंगे, और इंगल्फ करने के बाद वो उनकी क्लीनिंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो लाइसोसोम रप्चर हुआ है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटोलाइसिस, क्योंकि ये सेल का अपना ही था ना लाइसोसोम, वो ही रप्चर हो गया। दिस इज नोन एज ऑटोलाइसिस, ठीक है। दिस इज नोन एज ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस बिल्कुल वही है कि वो बड़ी खबर एक आती है कि जी अपनी गन साफ करते हुए किसी के ऊपर गन चल गई, है ना, तो ये लाइसोसोम्स बेचारे जो हैं वो अपने सेल के अंदर ही रप्चर हुए और पूरा सेल खत्म हो गया, सुसाइड हो गई सेल की। दिस इज नोन एज ऑटोलाइसिस। दिस इज अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ, सही है। और कंडीशन भी यही है जी, कुछ है वो और भी बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ना हो तो सेल डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, और भी प्रोसेसेस है, यानी अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ तो सेल की डेथ है ड्यू टू एनी कंडीशन। एक कंडीशन हमने यहाँ पे डिस्कस की है। ब्लॉकेज के रीजन हम ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज होती है जिसे कहते हैं एथेरोमेटस प्लाक, वो जब आर्टरीज पे जम जाता है तो उससे ब्लॉकेज हो जाती है, ये हम ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू। कल मैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।